नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज हम आपके जिस टॉपिक की चर्चा आपसे करेंगे नेशनल मूवमेंट में, वो है अपना स्वराज्य पार्टी का गठन और स्वराज्य पार्टी के क्या कार्य रहे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने असहयोग आंदोलन की चर्चा की और असहयोग आंदोलन में आपको बताया कि भाई कि जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया तो गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति कमजोर हो गई। गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति कमजोर हो गई। अब जब गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति कमजोर हुई तो उन्हें 6 वर्ष के लिए आपके जो न्यायाधीश थे ब्लूमफील्ड, उनके द्वारा आपके जेल भेज दिया गया। अब आपके हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन के समापन के साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन गतिहीन हो गया। गतिहीन हो गया। गांधी जी के जेल में जाते ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस है दो आपके गुटों में विभक्त हो गई और दो गुट आपके कौन कौन से बन गए? एक परिवर्तनवादियों का गुट बन गया और एक अपरिवर्तनवादियों का गुट बन गया। अब ये परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी आपके कौन हैं? ठीक है, परिवर्तनवादी कौन है कि भाई ये चाहते हैं कि असहयोग का जो मुद्दा है वो विधानसभाओं से बाहर आपके विफल रहा है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है? विधानसभाओं में प्रवेश करके असहयोग की नीति को संचालित करना है। ये तो कह रहे थे आपके कौन? परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी क्या कह रहे थे? अपरिवर्तनवादी कह रहे थे कि भाई गांधी जी चूंकि अभी जेल में हैं, ठीक है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रम दिए हैं उन रचनात्मक कार्यक्रमों को हमें जनता के बीच में संचालित करना है, जनता के बीच में जाकर के संचालित करना है। ऐसे बात पर लेकर के परिवर्तन और अपरिवर्तनवादी दो गुटों में आपके कांग्रेस विभक्त हो जाती है। 1922 ईस्वी का राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। सीआर दास आपके उसके अध्यक्ष बने। उस गया अधिवेशन में उन्होंने आपके विधानसभाओं में प्रवेश का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया। विधानसभाओं में प्रवेश का प्रस्ताव आपके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब जैसे ही प्रस्ताव रखा, चूंकि कांग्रेस में अपरिवर्तनवादियों का बहुमत ज्यादा था, इसलिए इस प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। जैसे ही आपके प्रस्ताव अस्वीकार किया कि सीआर और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा आपके कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया, त्यागपत्र दे दिया गया। ठीक है, और 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को, या फिर कहीं कहीं आप 1/1/1923 ईस्वी का भी आपके तिथि पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन इस स्वराज्य पार्टी का गठन मार्च 1923 में इलाहाबाद में किया गया। मार्च 1923 में कहां किया गया है? इलाहाबाद में किया गया। और इलाहाबाद में आपके कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई, जिसका अध्यक्ष तो आपके स्वयं सीआर दास को बनाया गया और सचिव बने आपके कौन? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन बने हैं? मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है, अब सचिव मोतीलाल नेहरू बन गए। अगर आप देखें कि एनसी केलकर हुए, विट्ठल भाई पटेल हुए, ये इसके सह संस्थापक के रूप में थे। हालांकि जो हकीम अजमल खान का नाम आता है, हकीम अजमल खान भी आपकी स्वराज्य पार्टी से ही संबंधित थे। और भी बहुत सारे नेता थे, जैसे श्रीनिवास अयंगर हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, एमआर जयकर हुए। ऐसे जो नेता हैं वो आपके बाहर से स्वराज्य पार्टी को क्या कर रहे थे? समर्थन प्रदान कर रहे थे। यह कहें आपके राष्ट्रवादी नेता थे ये, और ये सभी आपके स्वराज्य पार्टी के समर्थक थे। अब हुआ क्या कि सितंबर 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसकी अध्यक्षता की। जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया, उसमें क्या किया? स्वराज्य पार्टी और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के भीतर ही मान्यता प्रदान कर दी कि भाई ऐसा है, स्वराज्य पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विधानसभाओं में भाग ले रही है, आपके विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेना चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह करके ही आप ये काम कर लो। मान्यता दे दी। इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़े विभाजन से बच जाती है। ठीक है, हो सकता है आपके इस समय विभाजन ही हो जाता, राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विभाजन हो जाता।
ठीक है। तो स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रमों को, स्वराज्य पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई। किसमें आपके प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई जो दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ उसके अंतर्गत। ठीक है। इस स्वराज्य पार्टी का क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया? उद्देश्य के रूप में आप देखें तो भारत के लिए अधिराज्य की प्राप्ति करना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति करना, किसका? आपके स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य निर्धारित किया गया। दूसरी बात, आपके स्वराज्य पार्टी के एक उद्देश्य में यह कहा गया कि विधानसभाओं में प्रवेश करके हम असहयोग की नीति का संचालन करेंगे। तीसरी बात आपके कि सरकार के प्रत्येक कार्य में अड़ंगा डालेंगे, उसको बैकफुट पर आने के लिए विवश कर देंगे। किसको? सरकार को। ठीक है। ये आपके कुछ घटना या उद्देश्य आपके किन के द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे? स्वराज्य पार्टी के उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए थे। यहां पर बात यह है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से गतिशील किया जाना है, क्योंकि वैक्यूम में आ गया था, आपके बिल्कुल गतिहीन हो चुका था। ठीक है। उसी चीज को हम आपके यहां देखेंगे कि भाई असहयोग आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। देखिए, असहयोग आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन व कांग्रेस। असहयोग आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन व कांग्रेस। ये कमेंट्स को ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे ऐसे। एक तो देखिए पीडीएफ सारी की सारी अपलोड हो चुकी है आप लोगों की, जहां पर क्लास है उसके पैरेलल ही आपको पीडीएफ देख मिलेगी। तो पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है, उनको एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा अमित जी आप। ठीक है। अब आपके देखिएगा, देखिए मैंने बताया राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति क्या है। देखिए, असहयोग की वापसी के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हुई। और ये विभक्त क्यों हो रही है? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से संचालित आपके किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इस मुद्दे पर विभक्त हो रही है। और दो गुट आपके कौन से हैं? एक आपके परिवर्तनवादियों का और एक अपरिवर्तनवादियों का। ये गुट आपके कौन सा है? परिवर्तनवादी। और ये गुट कौन सा है? अपरिवर्तनवादी। ये गुट तो आपके परिवर्तनवादियों का और एक अपरिवर्तनवादियों का। अब एक एक गुट की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि भाई कि किन गुटों के द्वारा आपके क्या क्या कार्य किया है। ठीक है। अपरिवर्तनवादियों की सबसे पहले हम चर्चा यहाँ पर करें आपसे कि अपरिवर्तनवादी आपके क्या चाहते हैं। देखिए, ये गांधी जी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम
को जनता के बीच करना चाहते थे। जनता के बीच आपके संचालित करना चाहते हैं ताकि आपके क्या है कि हम आपके जो राष्ट्रवाद रूपी ऊर्जा है उसको आपके बनाए रखें, और जब गांधी जी आपके बाहर आए, ठीक है, जब गांधी जी बाहर आए तो हम आपके क्या करेंगे, इसको आपके आंदोलन को दोबारा से संचालित करना शुरू कर देंगे। पब्लिक की जो एनर्जी है वो एनर्जी काम आ जाएगी। अगर इन अपरिवर्तनवादी आपके प्रमुख नेताओं में देखे जाएं, प्रमुख नेता, अपरिवर्तनवादियों के प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेताओं में सबसे पहला नाम आता है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी हुए, विट्ठल भाई पटेल हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, ये सब आपके कौन हैं, अपरिवर्तनवादी हैं। देखो, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये तो बहुमत में थे। अगर हम देखें अपरिवर्तनवादी नेताओं को, तो ये नेता तो आपके किसमें थे, बहुमत में थे। ठीक है, इन नेताओं का मूल उद्देश्य ये था कि भाई कि किसी ना किसी प्रकार से हमें आपके क्या करना है, यहां पर आंदोलन को आपके संचालित करना है, आंदोलन को संचालित करना है। इनमें आपके और भी नाम आप देखें तो आपके किसका नाम आता है, गंगाधर राव का नाम आता है। किसका नाम आता है, गंगाधर राव का नाम आता है। साथ में जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के आपके 5वें पुत्र के रूप में थे, मानस पुत्र के रूप में थे। जमनालाल बजाज, और गंगाधर राव। वीडियो गया उसका, बुलाओ उसको। गंगाधर राव इत्यादि, ये आपके कौन हैं, अपरिवर्तनवादी हैं। इन्हीं अपरिवर्तनवादी नेताओं में अगर आप देखें तो कौन हैं, अपने वल्लभ भाई पटेल हुए और विट्ठल भाई पटेल हुए। इन दोनों पटेलों के द्वारा आपकी क्या किया गया है, नागपुर में झंडा सत्याग्रह चलाया गया था। नागपुर में झंडा सत्याग्रह, जिसे नागपुर सत्याग्रह भी बोलते हैं, झंडा सत्याग्रह के नाम से भी बोलते हैं, अप्रैल 1923 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, इनके द्वारा झंडा सत्याग्रह कहां पर, नागपुर में, और ये भी आपके अप्रैल 1923 ईस्वी में चलाया गया है। और किन्होंने चलाया था, एक तो आपके विट्ठल भाई पटेल ने, विट्ठल भाई पटेल, और एक वल्लभ भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपके झंडा सत्याग्रह कहां पर चलाया गया है, नागपुर में आपके चलाया गया है। ठीक है, ये चीज हमें आपके यहां पर मूल रूप से याद रखनी है कि भाई के अपरिवर्तनवादी हैं, ये आपके क्या करना चाहते थे, ये चाहते थे कि भाई किसी ना किसी प्रकार से जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम हैं उनको जनता के बीच में संचालित किया जाए। जनता के बीच में संचालित करके आपके क्या करना है, हमको देखिए जनता के बीच में संचालित, देखिए जनता के बीच में संचालित करते हुए अपने को क्या काम करना है कि भाई जनता की जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपके बरकरार बनाए रखना है, ताकि जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो आपके किसी ना किसी बड़े आंदोलन का संचालन किया जा सके। जबकि परिवर्तनवादी आपके क्या कहना चाह रहे हैं
हमने बताया था कि भाई परिवर्तनवादियों में आपके प्रमुख नेताओं में आपके सी.आर. दास है, हकीम अजमल खान हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हैं, ये आपके कितने हैं, परिवर्तनवादी आपके गुट में हैं। और ये परिवर्तनवादी आपके क्या चाहते हैं, ये परिवर्तनवादी चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हमको आपके विधानसभाओं में प्रवेश करके असहयोग की नीति का संचालन करना है, ठीक है। क्योंकि असहयोग आंदोलन के स्थगन से, असहयोग आंदोलन के वापस लेने से जो निराशा उत्पन्न हुई है, उस निराशा को हमें आपके क्या करना है, समाप्त करना है और असहयोग की नीति को संचालित करना है विधानसभाओं में, ठीक है। तो देखिए परिवर्तनवादियों में आपके क्या है, ये विधानसभाओं में प्रवेश कर असहयोग की नीति को संचालित करना चाहते थे। असहयोग की नीति को संचालित करना चाहते हैं किन में, आपके विधानसभाओं में प्रवेश करके। अब इनके प्रमुख नेताओं में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास का नाम आता है। प्रमुख नेताओं में किसका नाम आता है, देखो प्रमुख नेता सी.आर. दास, इनको देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये आपके क्या चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी प्रकार से हमें आपके 1919 के अधिनियम के तहत जो आपके चुनाव होने हैं, ठीक है, उन चुनावों में अब आपके हिस्सा लेना है और असहयोग की नीति को विधानसभाओं के अंदर आपके संचालित करना है। ये आपके इन्होंने क्या बनाई, अपनी योजना आपके यहां पर बनाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। देखिए दिसंबर 1922 ईस्वी, कांग्रेस का गया अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष थे सी.आर. दास। अध्यक्ष किसको बनाया गया, सी.आर. दास। अब सी.आर. दास ने आपके क्या किया, विधानसभाओं में प्रवेश का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया यहां, लेकिन अपरिवर्तनवादियों के विरोध के कारण ये प्रस्ताव क्या हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। देखो इस अधिवेशन में विधानसभाओं में प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार आपके किनके, अपरिवर्तनवादियों के विरोध के कारण ये जो प्रस्ताव है वो अस्वीकार हुआ था, ठीक है। अपरिवर्तनवादियों के विरोध के कारण ये प्रस्ताव अस्वीकार हुआ था, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीजें और जाननी है कि भाई इससे पहले जो 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे, उन चुनावों का आपके भारतीय शासन अधिनियम के तहत आपके जो प्रांतीय विधानमंडलों के आपके और केंद्रीय विधानमंडलों के 1920 में चुनाव हुए थे, उन चुनावों का विरोध किया गया था किसके द्वारा, खुद आपके कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा आपके विरोध किया गया था,
ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा उस समय आपके नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी और उस नेशनल लिबरल फेडरेशन के द्वारा आपके चुनावों में भाग लिया गया था। ठीक है, ये आपकी बात पहले ही हो चुकी थी कि जो पहली बार आपके चुनाव थे उनका आपके विरोध कर दिया इन्होंने। अब दूसरी बार आपके हम क्या कह रहे हैं कि अब आपके 1923 में चुनाव होने, 1923 में चुनाव होने, तो 1923 के चुनाव के लिए इन्होंने पहले से ही प्रयास करना शुरू कर दिए कि भाई अब तो हमको क्या करना है कि किसी ना किसी प्रकार से आपके विधानसभाओं में प्रवेश करके चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो अब यहां स्वराज्य पार्टी के गठन की भूमिका बन गई। तो यहां हम अगला हेडिंग आपके बना के चलेंगे, स्वराज्य पार्टी का गठन। देखो, गया अधिवेशन में विफलता के पश्चात सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। देखिए, गया अधिवेशन के पश्चात सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1922 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। गठन की घोषणा करी। पहली बात तो आपके 31/12/1922 कह लीजिए, या फिर मैंने बताया कि 1/1/1923 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन इसका गठन आपके कब हुआ है? तो स्वराज्य पार्टी का, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी कहिए या स्वराज्य पार्टी कहिए, ठीक है, इसका गठन हुआ मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी या इसे स्वराज्य पार्टी कहें, गठन इलाहाबाद। और कब हुआ है गठन? मार्च 1923। मार्च 1923 ईस्वी में गठन हो गया। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी कहिए या स्वराज्य पार्टी कहिए, इसका गठन इलाहाबाद में मार्च 1923 में हुआ है। इसके अध्यक्ष बनाए गए सीआर दास को, और इसका सचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, किसका सचिव बनाया गया है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का सचिव बनाया गया। अब मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि इसके समर्थकों की बात हम कर लेंगे भाई कि इसके समर्थक और कौन कौन से थे, क्योंकि कांग्रेस से आपके खुले होकर के, ठीक है ना, कांग्रेस के सामने आपके खड़े होकर के इसका समर्थन कुछ लोग आपके करने में हिचकिचा रहे थे।
ठीक है। तो इसके सह संस्थापकों में सह संस्थापक, या फिर आप तो सीधे समर्थकों के ही नाम लिखिए। इसके समर्थकों में आपके देखें किसके, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के समर्थकों में आपके मदन मोहन मालवीय, एमआर जयकर, श्रीनिवास आयंगर। देखो, मदन मोहन मालवीय, एमआर जयकर, श्रीनिवास आयंगर, श्रीनिवास आयंगर, ये आपके क्या थे, इसके समर्थक थे। ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर आप देखें हकीम अजमल खान हैं, वो भी आपके इसी में ही शामिल हैं एक तरह से। हकीम अजमल खान ये तो शामिल ही हैं एक तरह से, किसमें, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी में ही शामिल है। अब ये आपके उद्देश्य यहां पर, अब इसके उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए, तो मैंने बताया आपके कि भाई कि स्वराज्य पार्टी के अगर उद्देश्य देखे जाएं कि स्वराज्य पार्टी के उद्देश्य क्या रहे, तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य आपके क्या है, भारत के लिए अधिराज्य को प्राप्त करना। अधिराज्य से तात्पर्य आपके क्या है, डोमिनियन स्टेट्स या डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। ठीक है। इसका मतलब साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्त करना है। साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अंतर्गत ही हमें आपके स्वराज्य प्राप्त करना है। किसका उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है, यहां स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था कि विधानसभाओं में प्रवेश कर असहयोग की नीति को संचालित करना। मूल मुद्दा ही इनका यही था कि हम विधानसभाओं में प्रवेश करके सरकार के प्रत्येक कार्य में अड़ंगा डालेंगे, सरकार को विवश कर देंगे आपके अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है। सरकारी नीतियों, सरकारी कार्यों में बाधा डालकर सरकार को अपनी नीति परिवर्तित करने, अपनी नीति परिवर्तित करने के लिए विवश करना, अपनी नीति परिवर्तित करने के लिए विवश करना। ठीक है। तो तीन आपके हमने आपके यहाँ उद्देश्य दिए हैं। क्या है कि भारत के लिए अधिराज्य को प्राप्त करना, डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त करना, विधानसभाओं में प्रवेश कर असहयोग की नीति को संचालित करना, सरकारी कार्यों में बाधा डाल के सरकार को अपनी नीति परिवर्तित करने के लिए विवश करना। ये आपके किनके, स्वराज्य पार्टी के आपके उद्देश्य निर्धारित किए गए। अब कांग्रेस में खलबली थी, गांधी जी तो अभी जेल में हैं। ठीक है। कांग्रेस में खलबली किस बात की थी कि भाई किसी ना किसी प्रकार से स्वराज्य पार्टी के भी कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मंजूरी प्रदान की जाए। ठीक है। इसलिए सितंबर 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके अधिवेशन, विशेष अधिवेशन आमंत्रित किया गया। और विशेष अधिवेशन कहाँ आमंत्रित किया है, ये दिल्ली में आमंत्रित किया, हकीम अजमल खान, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में।
और इसमें स्वराज्य पार्टी और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है ना। तो देखिए सितंबर 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन अध्यक्षता मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद जो हैं अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी व इसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के भीतर मान्यता दे दी गई। कांग्रेस के अंदर ही मान्यता प्रदान कर दी कि भाई कि इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वराज्य पार्टी अपना काम करे, कांग्रेस के अंदर ही रह करके काम करे, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये किन्होंने स्वीकार कर लिया है? यहां आपके स्वराज्य पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने आपके स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां आपको एक विशेष चीज आपके याद रखनी है। याद क्या रखनी है कि भाई याद ये रखना है कि गांधी जी हैं वो आपके विधानसभाओं में प्रवेश के कट्टर विरोधी थे। गांधी जी हैं वो विधानसभाओं में प्रवेश के कट्टर विरोधी हैं। ठीक है, आगे चल करके आपके घटनाक्रम घटित होगा। लेकिन अब यहां देखिए, ये तो विशेष सत्र की बात थी। 1923 में ही दिसंबर में काकीनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने, मतदान करने की अनुमति दे दी। ठीक है ना। तो देखो दिसंबर 1923 ईस्वी कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन देखो इसमें कांग्रेसियों को चुनाव लड़ने व मतदान करने की अनुमति दी गई। चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति आपके कहां पर, जो काकीनाडा कांग्रेस है दिसंबर 1923 ईस्वी की, उसमें आपके प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, अब 1923 ईस्वी में चुनाव हुए। 1923 ईस्वी में चुनाव हुए तो उन चुनावों का परिणाम आपके क्या हुआ? देखो 1923 ईस्वी के चुनाव 1919 के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत आपके 1923 ईस्वी में जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें आपके देखिएगा दो चीजें हैं। एक तो आपके केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुनाव हो रहे थे और एक किन के लिए? प्रांतीय विधानमंडल के लिए। केंद्रीय विधानमंडल
और एक आपके क्या है, प्रांतीय विधानमंडल। उन्नीस सौ 23 में जो चुनाव हुए हैं 1919 के एक्ट के तहत, उसमें प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुनाव हुए। अब यहां पर आपके अधिराज्य का मतलब इस पर से आपके है डोमिनियन स्टेटस, यानी कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्त करना। ठीक है, कि बाह्य सत्ता आपके बनी रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन हमको अंदर स्वायत्ता प्रदान हो जाए। ठीक है ना, साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य है, पूर्ण स्वराज्य नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल में आपके देखिए स्वराज्य पार्टी ने 101 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की। ये बड़ी बात थी। 101 सीटों में से 42 सीटों पर तो अकेली आपके कौन आ गई, स्वराज्य पार्टी आ गई। प्रांतीय विधानमंडलों में देखो, स्वराज्य पार्टी को मध्य प्रांत में इसको पूर्ण बहुमत मिला है। मध्य प्रांत में स्वराज्य पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल में आपके सबसे बड़े दल के रूप में कौन आई, स्वराज्य पार्टी। ठीक है ना, देखो बंगाल में सबसे बड़ा दल उभर करके बनी आपके कौन, स्वराज्य पार्टी। उत्तर प्रदेश में और आपके बंबई में, यानी कि संयुक्त प्रांत और बंबई में आपके संतोषजनक स्थिति रही इनकी, कि ना तो आपके बहुमत मिला इनको और ना सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई। ठीक है, तो देखो संयुक्त प्रांत और बंबई, संतोषजनक सफलता। कोई ज्यादा आपके यहां आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई कितनी सीटें मिली, कहां पे हारे, कहां जीते, इससे आपके कोई मतलब नहीं है इनमें। अगर मद्रास और पंजाब की बात हम करें, मद्रास की और पंजाब की, यहां अधिक सफलता नहीं मिली। यानी कि जितनी आशा आपके स्वराजिस्ट नेताओं के द्वारा लगा रखी थी, ठीक है, उतनी आपके सफलता स्वराज्यवादी नेताओं को प्राप्त नहीं हुई है। कहां पर, महाराष्ट्र में, मद्रास में और पंजाब में। अब यहां पर देखिएगा एक और क्या गड़बड़ होती है। एक गड़बड़ ये होती है कि जब आपके यहां स्वराजिस्ट पार्टी का आपके ये कार्यक्रम हुआ, चुनावों में हिस्सा लिया, तो स्वराज्य पार्टी के नेताओं ने वही हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने तो विधान परिषद सभाओं में, ठीक है, सरकार के प्रत्येक काम में आपके अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। अब सरकार को लगा कि किस प्रकार से स्वराज्य पार्टी पर अंकुश लगाया जाए, इस पर कैसे रोकथाम की जाए। तो ध्यान में आया कि भाई गांधी जी जेल में बंद हैं, गांधी जी को छोड़ दो। गांधी जी को जैसे ही छोड़ेंगे तो गांधी जी आपके स्वराजिस्टों का विरोध करेंगे, क्योंकि ये तो विधानसभाओं में घुस गए, और स्वराज्य पार्टी फिर से आपके किस पर, बिखराव के दौर में आ जाएगी, कि भाई कि फिर से आपके विघटन के दौर में आ जाएगी। कौन, स्वराजिस्ट पार्टी। ठीक है, लेकिन इस बात को भली भांति समझते थे आपके कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे इसमें आपके, ठीक है, वो भली भांति समझते थे कि भाई कि गांधी जी को, क्योंकि सरकार ने आपके क्या किया
फरवरी 1924 ईस्वी में ही गांधी जी को खराब स्वास्थ्य का बहाना लेकर के छोड़ दिया कि भाई गांधी जी का जेल में आजकल आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए गांधी जी को छोड़ा जा रहा है। सबको आपकी ये टेंशन हुई कि भाई गांधी जी की ऐसी चिंता आपके कब से होने लग गई अंग्रेजों। ठीक है, 5 फरवरी 1924 को ही उन्होंने आपके छोड़ दिया। गांधी जी ने आपके क्या किया, दिल्ली में आपके मौलाना मौलाना मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली के घर पर सितंबर 1924 ईस्वी में ही जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, उन सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिन का उपवास भी किया। ठीक है, 21 दिन का उपवास भी किया था। ठीक है, अब आपके इसके बाद क्या हुआ कि बड़े जो बुजुर्ग नेता थे उनको लगा कि भाई कि गांधी जी को आपके यहां मनाना, राजी करना आवश्यक है। राजी करना आवश्यक है तो तुरंत गांधी जी के साथ आपके गांधीदास समझौता कर लिया जाता है। गांधीदास समझौता कर लिया जाता है जिसमें गांधी जी आपके मूक रूप से सहमति प्रदान कर देते हैं स्वराजिस्टों के मूवमेंट को। मूक सहमति, कैसी सहमति दे रहे हैं? मूक सहमति प्रदान कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात आपके यहां पर हो जाती है। तो कांग्रेस आपके क्या कर रही है, अब सरकार के कार्य देखिए, यहां हम बिंदुवार अब आपके घटनाक्रम को देंगे। इसके बाद देखो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहा कर दिया। खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहा कर दिया आपके किसको? गांधी जी को आपके रिहा कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने मोहम्मद अली के घर दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित में सितंबर 1924 ईस्वी को 21 दिन का उपवास किया है। 21 दिन का उपवास किया। गांधी जब आपके बाहर आ गए, 21 दिन का उपवास कर रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक दंगे आपके हो गए थे ना आपके। ठीक है, उन सांप्रदायिक दंगों के आपके विरोध में या फिर कहें उनके प्रायश्चित के लिए 21 दिन का उपवास गांधी जी ने किया। अब आपके क्या हुआ कि कांग्रेसी नेता आपके समझ रहे थे कि अब कहीं आपके प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें गांधी जी, इसलिए आपके गांधीदास समझौता होता है आपके नवंबर 1924 ईस्वी में। और ये समझौता आपके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, इनके मध्य आपके कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ। कहां पर हुआ है? बंबई में। तो देखिए, गांधीदास समझौता कहां पर? बंबई में। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के मध्य
कहां पर हो रहा है? बंबई में हो रहा है। CR दास है, मोतीलाल नेहरू है और सामने कौन है? गांधी जी। इनके मध्य आपके ये समझौता हो रहा है और इसमें क्या है? स्वराज्य पार्टी क्या तय हुआ है इसमें? इसमें अगर देखें तो कहा कि भाई स्वराज्य पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर ले। स्वराज्य पार्टी का अलग से सचिवालय भी हो। ठीक है। इस समझौते में यह सहमति हुई कि स्वराज्य पार्टी कांग्रेस से अलग एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करे तथा इसका सचिवालय भी अलग हो। इसका अलग से एक सचिवालय हो और कांग्रेस से स्वायत्त निकाय के रूप में ये कार्य करे, कांग्रेस में रह करके कार्य नहीं करेगी। ठीक है। अब ये आपके कौन सा? गांधीदास समझौता हो गया, अर्थात गांधी जी ने स्वराज्य पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। उस स्वराज्य पार्टी के मूवमेंट को अपनी मूक सहमति प्रदान कर दी। किन्होंने? गांधी जी ने। मूक सहमति प्रदान करने के पीछे रीजन आपके मैंने बता ही दिया अभी के रीजन आपके क्या है मुख्य रूप से, कि यहाँ गांधी वो जो CR दास और आपके मोतीलाल नेहरू हैं वो पहले से ही आपके समझौतावादी रुख आपके यहाँ पर अपना लेते हैं। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके बेलगांव अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1924 ईस्वी में, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं गांधी जी के द्वारा की गई और इस अधिवेशन में आपके क्या हुआ है? गांधीदास जो समझौता है उसको मंजूरी दे दी गई है, उसकी पुष्टि कर दी गई है। ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन सारे अधिवेशन एक आपके चार्ट के रूप में अलग से और एक बार बता दूंगा मैं आपको कि कौन से अधिवेशन में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए हैं उन सबको। बेलगांव अधिवेशन, और ये बेलगांव अधिवेशन है ये आपके कब हो रहा है? दिसंबर 1924। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी। इस अधिवेशन में गांधीदास समझौते की पुष्टि कर दी गई। गांधीदास समझौते की पुष्टि कर दी गई आपके कौन से? बेलगांव अधिवेशन में। तो स्वराज्य पार्टी का आपके कार्यक्रम चल रहा है। अब आपको यह देखना है कि भाई स्वराज्य पार्टी ने क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की है। स्वराज्य पार्टी ने ऐसी कौन कौन सी आपके उपलब्धियां हासिल की हैं, और दूसरा आपके के उपलब्धियां हासिल की इसने, और इसके पतन के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार रहे। ये दो बिंदु और हम आपके किसमें? स्वराज्य पार्टी में देखते हैं कि उपलब्धियां इसकी क्या रही हैं और इसके पतन के लिए आपके कौन कौन से बिंदु जिम्मेदार रहे। ठीक है। तो स्वराज्य पार्टी की उपलब्धियों को आपके देखा जाए कि भाई की उपलब्धियां क्या रही हैं इनकी। तो स्वराज्य
पार्टी की उपलब्धियां। ऐसा नहीं है कि भाई कि ऐसे ही काम कर रहे थे, इन्होंने कई मामलों में सरकार को विवश भी किया था कि भाई कि वो अपनी नीतियों को इनके अनुकूल आपके परिवर्तित करें। ठीक है, जिनमें आपके सबसे मुख्य काम जो इनका रहा है वो आपके रहा कि भाई कि कपास पर जो उत्पादक शुल्क लगा हुआ था उसकी समाप्ति करवाई इन्होंने, और नमक कर में भी कटौती करवाई। ठीक है, तो देखिए कपास पर लगे उत्पादक कर की समाप्ति व नमक कर में कटौती। नमक कर में कटौती आपके इनके द्वारा करवाई गई है। इन्होंने जो हो हल्ला किया उसका आपके परिणाम रहा है। इनके द्वारा आपके श्रमिक संघों और मजदूर जो संघ हैं, मजदूर संघों के लिए आपके कार्य किया गया है। देखो इन्होंने मजदूर संघों के लिए अधिक कार्य किया। हम श्रमिक मूवमेंट वगैरह आपके करेंगे यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में। ठीक है, वहां पर भी इनका नाम आएगा। और तीसरी जो बात है कि 1919 के अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में, उसकी जांच के लिए मुडीमैन कमेटी के गठन को आपके इनके द्वारा करवाया गया। मुडीमैन कमेटी का जो गठन है उसको आपके नियुक्त करवाया। ठीक है, के एक्ट के तहत लागू द्वैध शासन की जांच के लिए 1924 में मुडीमैन कमेटी का गठन करवाया। मुडीमैन कमेटी का गठन आपके करवा दिया है। तो ये मुख्य उपलब्धियों के रूप में आप इन्हें देख सकते हो इनके। हालांकि हम देखेंगे भाई कि मुडीमैन कमेटी है, उस पर भी हमारे लिए आपके शॉर्ट नोट भी बनते हैं और क्वेश्चंस भी आपके इससे आते हैं। ठीक है ना। एक आपके क्या बात है कि मुडीमैन कमेटी के बारे में ही हम आपके एक नोट के जरिए आपसे बात करें कि भाई क्या है मुडीमैन कमेटी। कि मुडीमैन कमेटी क्या है, मुडीमैन कमेटी का गठन कब हुआ है, मुडीमैन कमेटी के द्वारा आपके ऐसी क्या क्या सिफारिशें दी गई हैं, ऐसी क्या क्या सिफारिशें आपके दी गई हैं, इनके सदस्य आपके कौन कौन थे। ठीक है ना। तो गठन आपके क्यों हुआ है, कब हुआ है, 1924 में गठन 1924 ईस्वी। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन हुए हैं, अध्यक्ष देखें तो सर ये भी आपके जो अलेक्जेंडर हैं, अलेक्जेंडर मुडीमैन हैं। ठीक है ना। ये अलेक्जेंडर मुडीमैन की हम बात करें तो ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये वायसराय हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आपके सचिव के रूप में थे, गृह सचिव के रूप में थे। ठीक है ना। कौन, अलेक्जेंडर मुडीमैन, अलेक्जेंडर मुडीमैन। ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे भाई भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, तो 4 भारतीय सदस्य थे इसमें। कितने, 4 भारतीय सदस्य थे। देखो
भारतीय सदस्य, और भारतीय सदस्य आपके कितने थे? 4। अब ये 4 भारतीय सदस्य आपके कौन कौन हैं? ये आपके महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके इसमें प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से आपके कौन सा भारतीय सदस्य मूडीमैन समिति में शामिल नहीं था या था? तो इसमें नाम आता है शिव स्वामी अय्यर का, तेज बहादुर सप्रू का, तो शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और एक नाम आता है आरपी परांजपे का, आरपी परांजपे का, डॉक्टर आर पी परांजपे, डॉक्टर आर पी परांजपे। ये 4 आपके भारतीय सदस्य थे। अध्यक्ष आपके अलेक्जेंडर मूडीमैन को आपके बनाया गया था इसका। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई उद्देश्य था कि जो द्वैध शासन की जांच है, द्वैध शासन की जांच करना, जो 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में लागू किया गया था, इसका आपके उद्देश्य देखा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की जांच करना, प्रांतों में द्वैध शासन की जांच करना आपके इसका उद्देश्य था। इसका गठन ही इसी मांग से करवाया गया था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दे दी है? रिपोर्ट दी इसने 1925 ईस्वी में, रिपोर्ट आपके 1925 ईस्वी में, ठीक है। अब रिपोर्ट में आपके क्या कहा है इन्होंने? रिपोर्ट में पहली बात तो इन्होंने द्वैध शासन की आलोचना की है कि भाई जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य में आपके इन्हें सफलता नहीं मिली है। द्वैध शासन की आलोचना किसके द्वारा आपके की गई है? मूडीमैन कमेटी के द्वारा आपके द्वैध शासन की आलोचना की गई थी कि भाई जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे लाया गया था ना, उन उद्देश्यों की आपके पूर्ति करने में ये विफल रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जाए, ठीक है ना। 1919 के एक्ट के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जाए। ढांचे में मूलभूत, जो आपके मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए, तो फिर आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत यहां पर नहीं, ठीक है। ये बात आपके किसके अंतर्गत है? स्वराज्य पार्टी की उपलब्धियों के अंतर्गत है। अब हम आपके कहें कि भाई स्वराज्य पार्टी पर संकट क्या आ गया या इसके पतन का कारण आपके कौन सा बना है, पतन का कारण आपके क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए स्वराज्य पार्टी पर संकट, पतन के कारण स्वराज्य पार्टी पर संकट कहिए या स्वराज्य पार्टी के पतन के कारण आपके मूल रूप से कहिए, ये आपके कौन कौन से रहे, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहली बार ये देख रहे हैं कि भाई स्वराज्य पार्टी का मूल मुद्दा था असहयोग का, विधानसभाओं में प्रवेश करके असहयोग करना है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक नेता हैं, वो आपके क्या है, सरकारी जो पद हैं
सरकारी पदों को आपके ग्रहण करने लग जाते हैं, सरकारी पदों को ग्रहण करने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पतन के कारणों में आपकी क्या बात हुई है, स्वराजिस्ट नेताओं द्वारा विभिन्न पदों को ग्रहण करना, जैसे कैसे कैसे पद थे जिनको आपके इनके द्वारा आपके ग्रहण किया गया है, जिनसे आपकी ये प्रॉब्लम आपकी इतनी बड़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो इनमें आपके नाम आ जाते हैं कि भाई कि ऐसा है कि विट्ठल भाई पटेल हैं, वो 1925 ईस्वी में क्या बन जाते हैं, जो केंद्रीय विधायिका हैं उसका आपके अध्यक्ष बन जाते हैं। विट्ठल भाई पटेल हैं, केंद्रीय विधायिका के आपके अध्यक्ष बन जाते हैं। दूसरा आपके कि यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंतर्गत आप देखें कि इनको मेयर का जो पद है उसको आपके ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे CR दास हैं, वो कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं। विट्ठल भाई पटेल हैं, वो अहमदाबाद में भी मेयर बन जाते हैं। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेयर बन जाते हैं। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके मेयर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1925 में पहले तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय जो विधान परिषद है उसके अध्यक्ष चुने गए। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए। केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष आपके कौन चुन लिए गए हैं, विट्ठल भाई पटेल को आपके चुन लिया गया है। ठीक है, दूसरा आपके यहां पर हम बात करें मेयर का पद, मेयर का पद। अब मेयर का पद आपके इन्होंने कहां कहां पर लिया है कि CR दास ने आपके कहां पर ले लिया, कलकत्ता में, कलकत्ता में CR दास बन गए। CR दास आपके कहां बन गए, कलकत्ता में। पटना में कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। पटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहां पर, इलाहाबाद में आपके अध्यक्ष वो मेयर बन जाते हैं। ठीक है, और अहमदाबाद में कौन बन गए हैं, विट्ठल भाई पटेल बन गए हैं। अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को मेयर चुन लिया गया। ठीक है, और दूसरी बात हम कहें कि भाई कि ऐसा है कि विट्ठल भाई पटेल को आपके यहाँ मेयर के पद पर चुन लिया गया। यहां पर क्या हुआ, जून 1925 ईस्वी में ही, जून 1925 ईस्वी में आपके CR दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के पश्चात आपके जो स्वराज्य पार्टी है वो कमजोर हो गई और 2 गुटों में भी विभक्त हो गई। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा हम आपके बिंदु यहां पर करें, जून 1925 में प्रमुख स्वराजिस्ट नेता CR दास
का निधन हुआ, प्रमुख स्वराजिस्ट नेता हैं CR दास, उनका आपके निधन होता है। कब होता है? जून 1925 ईस्वी में। ठीक है, उनका निधन हो गया। अब जब इनका निधन हुआ तो इसका परिणाम आपके क्या हुआ है? इसका परिणाम आपके क्या हुआ है? देखिए कि कांग्रेस, ये जो स्वराजिस्ट नेता आपके CR दास का जब निधन हुआ है तो जो स्वराजिस्ट पार्टी है वही आपके दो गुटों में बट गई। स्वराजिस्ट पार्टी दो गुटों में बट गई। स्वराजिस्ट पार्टी का दो गुटों में बंटना। अब दो गुटों में आपके कौन कौन से गुटों में बट गई है ये, यहां हम आपके अगले पेज पर इसकी चर्चा करें आपसे। एक आपके प्रत्युत्तरवादी बन गए और एक अप्रत्युत्तरवादी बन गए। एक कैसे हैं? प्रत्युत्तरवादी, और एक कैसे हैं? अप्रत्युत्तरवादी। प्रत्युत्तरवादी, ये प्रत्युत्तरवादी आपके जिनको रेस्पॉन्सिबिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिस्ट आपके बोलता है आपके प्रत्युत्तरवादियों को। ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार का सहयोग करने के इच्छुक हैं, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा की गारंटी पर, हिंदू हितों की रक्षा की गारंटी पर सरकार के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं। देखिए, हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से सहयोग को तैयार। सरकार से सहयोग को तैयार हो गए हैं आपके कौन? ये प्रत्युत्तरवादी। बंबई के स्वराजिस्ट भी आपके इनका सहयोग कर रहे थे, ठीक है ना। इनके आपके गुट में देखें तो आपके कौन हैं? MC केलकर हैं, MR जयकर हैं। अगर देखें तो यहां MC केलकर, MR जयकर, MR जयकर, और नाम आते हैं आपके MC केलकर, MR जयकर, और फिर नाम आ जाता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। हालांकि और भी आपके बहुत सारे नेता हैं, जैसे मैंने बताया आपके कि भाई बंबई के जो स्वराजिस्ट हैं, ठीक है, वो भी आपके इनको सहयोग कर रहे थे। किनको? जिनमें SB तांबे का नाम आता है, ठीक है, वो आपके सहयोग कर रहे थे इनको, प्रत्युत्तरवादियों को। और एक गुट आपके नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट का था। नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट से तात्पर्य आपके क्या है? अप्रत्युत्तरवादियों का, अप्रत्युत्तरवादियों का। अप्रत्युत्तरवादी, ठीक है, ये सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। देखो, ये सरकार को सहयोग नहीं देना चाहते थे। अब मोतीलाल नेहरू आपके पिस रहे थे इन सब के बीच में। मोतीलाल नेहरू पिस रहे थे। मोतीलाल नेहरू ने पहले तो आपके फटकारा प्रत्युत्तरवादियों को कि भाई तुम ऐसा कैसे करने को तैयार हो गए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इनके साथ साबरमती समझौता किया। किन के साथ साबरमती समझौता किया है? इन प्रत्युत्तरवादियों के साथ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रत्युत्तरवादी और अप्रत्युत्तरवादियों में आपके यहां पर कौन सा समझौता है? साबरमती समझौता है। साबरमती समझौता।
अगर साबरमती समझौते में देखा जाए भाई कि इस समय कौन कौन लोग थे आपके साबरमती समझौते के अंतर्गत, तो लाला लाजपत राय हैं, केलकर हैं, सरोजनी नायडू हैं, अणे हैं, गांधी जी हैं, सब हैं आपके यहाँ। तो देखिए यहां पर आपके कौन कौन हैं, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, केलकर, कौन है, केलकर, एक आपके अणे, एमएस अणे, और गांधी जी भी यहां पर थे, गांधी जी भी आपके यहां पर उपस्थित थे। और इस समझौते को कर कौन रहे, इस समझौते को आपके कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू। कौन कर रहे हैं आपके, मोतीलाल नेहरू आपके समझौता कर रहे हैं। और किन से कर रहे हैं ये, इन दोनों में आपके प्रत्युत्तरवादियों के साथ समझौता हो रहा है। मोतीलाल नेहरू ने आपके साबरमती समझौता किया है और इस समझौते में आपके क्या बात कही, इस समझौते में कहा कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में सत्ता सौंप दे, उत्तरदायित्व सौंप दे, तो हम आपके क्या करेंगे कि सरकार को सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर की कार्यकारिणी का आपके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन तय आपके क्या करना है कि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में उत्तरदायित्व सौंपे। देखो, यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में सत्ता सौंपे, तो हम सत्ता के आपके यहां उत्तरदायित्व लिखिए, उत्तरदायित्व सौंपे, तो हम सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं अगर आपके ऐसा काम हो तो, अन्यथा हम आपके नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक तो 1926 के आपके चुनावों में स्वराज्य पार्टी को आपके अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आपके कि 1925 में ही आपके मोतीलाल नेहरू हैं, वो आपके स्कीम कमेटी जो थी आपके, यानी कि थल सेना के भारतीयकरण के लिए जो सैंडहर्स्ट कमेटी के नाम से जानी जाती है, उसके भी आपके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगली बात आपकी देखिए, कौन सा, तीसरा आपके प्रश्न पॉइंट देखें, मोतीलाल नेहरू भारतीय सेना के, या भारतीय सेना क्या कहे, थल सेना, मुख्य रूप से भारतीय सेना में भी आपकी किसकी बात थी, थल सेना की, या फिर यही जोड़ लीजिए, भारतीय सेना के भारतीयकरण के लिए गठित स्कीम कमेटी, स्कीम कमेटी, इस स्कीम कमेटी को एक नाम और दिया गया है, कौन सा नाम है, सैंडहर्स्ट समिति। कौन सा है, सैंडहर्स्ट समिति के सदस्य बन गए। अब यही तो आपके क्या था, मुख्य सीआर दास के बाद आपके मुख्य नेताओं में थे, और यही अब आपके क्या करने लग गए, यहां पर और सहयोग करने लग गए। अगर आप देखें
इस सैडर्स कमेटी के अन्य भारतीय सदस्य कि भाई मोतीलाल नेहरू आपके अकेले ही नहीं थे इसमें, और भी आपके भारतीय सदस्य थे। इन भारतीय सदस्यों में नाम आता है रामास्वामी अयंगर, रामचंद्र राव, रामास्वामी अयंगर, रामास्वामी अयंगर, रामचंद्र राव, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आपके इस कमेटी के सदस्य थे। सर एंड्रयू स्कीन हैं, वो आपके क्या थे? अध्यक्ष। अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए थे? सर एंड्रयू स्कीन। सर एंड्रयू स्कीन आपके क्या बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, बस आपके थोड़ा सा टॉपिक बचा है, ये थोड़ा सा क्या लास्ट है, आपके चंद आपके मिनटों का आपके टॉपिक है। तो सर एंड्रयू आपके स्कीन आपके क्या बन गए हैं? इसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अगली बात हम करें कि 1926 के जो चुनाव हैं उनमें स्वराज्य पार्टी को कोई सफलता आपके विशेष तरह की प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो देखो 1926 के चुनावों में स्वराज्य पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। एक हम क्या दे सकते हैं, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन, के गठन ने आंदोलन की धारा बदल दी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा की पूरा जो झुकाव है, ठीक है, वो आपके किसकी ओर हो गए? लाला लाजपत राय। हाँ बिल्कुल, आपके प्रारंभ में, लेकिन बाद में आपके क्या हैं, ये भी आपके एक सरकार को सहयोग करने, हिंदू हितों की बात जहां आ रही थी, ठीक है ना, यहां पर मालवीय हैं और लाला लाजपत राय हैं, ये दोनों आपके स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रत्युत्तरवादी हैं ये, और यहां पर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ठीक है ना, किनके द्वारा? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब अगली बात हम यहां पर एक बात करें कि भाई कि जैसे ही साइमन कमीशन का गठन हुआ, वैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन की जो पूरा की पूरा झुकाव है वो आपके कहां पर? साइमन कमीशन के विरोध की ओर आ जाता है और स्वराज्य पार्टी अपना अस्तित्व खो बैठती है। ठीक है, हालांकि आपके यहां याद रखना कि 1928 ईस्वी में जब, हालांकि हम क्रांतिकारी मूवमेंट में इसकी चर्चा करेंगे, 1928 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था। ठीक है, उस पब्लिक सेफ्टी बिल का सभी राष्ट्रवादी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा आपके विरोध किया गया था। ठीक है, अब लेकिन आपके यहां मूल रूप से ये कह सकते हैं कि स्वराज्य पार्टी जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को लेकर के आपके गठित की गई थी, उस आपके उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाई। असफलता इनको आपके हाथ लगी, और साथ में आपके क्या हुआ कि असफलता के बाद आपके पुनः जो कांग्रेस की बागडोर है वो किनके? गांधी जी के हाथ में आ जाती है। किनके हाथ में आ गई? गांधी जी के। एक हम यहां पर नोट डाल सकते हैं आपके, किसका?
जो मैं बता रहा था आपके स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का, जिसको मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए, एक नोट डाल लीजिए यहां। लाला लाजपत राय व मालवीय द्वारा स्थापित। इसी दौर में आपकी स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर आपके कहेंगे, देखिए ये पार्टियों का गठन है, ये आपके समय समय पर इन लोगों के द्वारा आपके होता ही रहा है। ठीक है, पहले हम देखें कि जो अपरिवर्तनवादी हैं, अब अपरिवर्तनवादियों के द्वारा भी आपके गांधी सेवा संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? गांधी सेवा संघ की आपकी स्थापना की गई। दूसरा, आपके जून 1922 ईस्वी में सबने अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कांग्रेस की भावी रणनीति के लिए, कांग्रेस की भावी रणनीति के लिए जून 1922 ईस्वी में, ये चीज आपके थोड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में ही लिख देते हैं इसको हम। एक नोट और बना देते हैं। असहयोग की वापसी के पश्चात कांग्रेस की भावी रणनीति के लिए, कांग्रेस की भावी रणनीति के लिए कि अब हमें करना क्या है, तो जून 1922 में सबने अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई है। सबने अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। ठीक है, इस समिति के आपके देखो, अगर इस समिति के अध्यक्ष की हम बात करें कि भाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो हकीम अजमल खान को बनाया गया। हकीम अजमल खान को, हकीम अजमल खान को अध्यक्ष बनाया गया है इसका। ठीक है, अब और सदस्य आपके देखे जाएं इसमें, तो सी राजगोपालाचारी हैं, डॉक्टर अंसारी हैं, कस्तूरी रंगा हैं। कौन है? कस्तूरी रंगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा, डॉक्टर अंसारी। यहां पर मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, ये याद रखना। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एक आपके कौन है? विट्ठल भाई पटेल। इसमें आपके देखा जाए तो प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है कमेटी के समक्ष? तो वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
प्रतिवेदन आपके किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपके तैयार किया गया था। किसका प्रतिवेदन? इस पूरी आपके सविनय अवज्ञा जांच समिति का आपके प्रतिवेदन। ठीक है, ये हमारा आपके कौन सा है? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी का गठन किस प्रकार हुआ, स्वराज्य पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं, स्वराज्य पार्टी का पतन क्यों हुआ है। ठीक है, इन सभी चीजों की हमने चर्चा आज आपसे की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साइमन कमीशन पर आ गए हैं। तो साइमन कमीशन के बारे में कि भाई साइमन कमीशन का गठन आपके क्यों हुआ, क्या क्या आपके साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्टें अपनी दी गई हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आपके वो देखने को मिलता है साइमन कमीशन, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। धन्यवाद।